नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस डिस्कशन फोरम में आपका स्वागत है। और आज फिर हमेशा की तरह मेरे साथ हैं सिंधु कुमार झा। आपने सुना होगा विगत इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज माफ़ी के केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कोरोना काल में सरकार ने बैंक को डायरेक्टिव दिया था कि जो भी लोग जिन लोगों ने भी 2 करोड़ से नीचे जिनके पास जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, तो उस पूरे 1 मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक की अवधि 6 महीने के काल में उनसे किसी भी तरह का जो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिया जाए, और प्लस उस पूरे 6 अवधि अगर वो ईएमआई नहीं भी पे करते हैं तो उनको एनपीए लिस्ट में नहीं दिया जाए। लेकिन जब कुछ लोगों ने एक पीआईएल की तरह फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहते हुए कहा कि इस तरह के मामले में हम सरकार को किसी तरह का डायरेक्टिव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक मामला है नंबर 1। तो और कोरोना काल के बाद जो जिसको कि मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का रियायत संभव नहीं है। नंबर 1 तो ये बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप सारे कर्ज जो जितने भी इंटरेस्ट को जो कंपाउंड को माफ़ करने की बात कर रहे हैं या फिर इस अवधि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या बाकी, तो इससे पूरा का पूरा, चूँकि बैंक को भी जो जिन लोगों से बोरोवर से पैसा लिया है उनको भी उसको इंटरेस्ट पे करना है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चाहेंगे फिर से एक बार इसको बात करना, जिससे लोगों को और खास करके इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर क्या होगा। देखिए, केंद्र सरकार की जो दलील है ये तो आपको जानना ही चाहिए कि ये एक्चुअली नवंबर में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया था, सुनवाई पूरी हो गई थी और इस पर निर्णय दिया है ये 2-3-4 दिन पहले दिया है। इसमें केंद्र सरकार का सीधा कहना था कि 6 लाख करोड़ रुपए का जो उनका एसेट है बैंक का, वो एडवर्सली चरमरा जाएगा। अगर 6 लाख करोड़ अगर उनको और मोरेटोरियम की अवधि बढ़ा दी जाए तो 6 लाख करोड़ का होगा। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आपने ब्याज पर जो ब्याज लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप लौटाइए, तो इससे 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का जो है बैंक को लगेगा और इसको देना पड़ेगा, बैंक को लौटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इससे जो 2-3 सेक्टर है इस कोरोना काल में वो सबसे ज़्यादा चरमराया है। रियल एस्टेट पूरा चरमराया है। और ये बेसिकली जो ये पिटीशन भी रियल एस्टेट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया था, जिसमें बहुत सारे बिजली बनाने वाली कंपनियां भी हैं प्राइवेट, और भी बहुत सारे संगठन हैं, सर्विसेज सेक्टर के बहुत सारे लोग, तो तमाम लोगों ने मिलकर ये रिट पिटीशन दिया था। गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूँकि डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका है, बैंकों का जो एनपीए है, जो गैर अनुत्पादक परिसंपत्ति जिसको हम कहते हैं, अलाभकारी परिसंपत्ति जिसको कहते हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और पिछले वर्षों के दौरान जिस तरह से बैंक से लोग लोन लेके चले गए, भाग गए, तमाम चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों को देखकर सरकार बहुत सचेत हो गई है। अब बैंक के भी नियम कानून बहुत कड़े हो गए हैं, बहुत सारा ऑडिटिंग चल रहा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी आरबीआई ने टाइट किया है काफ़ी। तो इस सब मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि इसको हम इसमें ढिलाई अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। और ये 6 लाख करोड़ अगर और एक्स्ट्रा अगर दिया जाए तो 6 लाख करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि आर्थिक मामले पर ये सब चीज़ें सरकार का फैसला करना है, आरबीआई को फैसला करना है, हम इसमें कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि अगर 2 करोड़ तक का ही लोन की बात है, बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कोई रूलिंग देती है, कोई दिशा निर्देश केंद्र सरकार को देती है कि उनका इसके बारे में मैं आप फिर से हम बताएंगे। एक चीज़ जो कहीं हम भूल न जाएं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने बहुत अच्छे एक चीज़ के बारे में बताया। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी इस तरह का आर्थिक संकट आया, जैसे ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था, उस समय कीन्स ने वो जो फार्मूला दिया था, और बाद में उसने काफ़ी, जब भी उसके बाद से कीन्स के बाद से जब भी इस तरह की बात होती है, तो कई लोग जो कीन्स के समर्थक लोग कहते हैं कि आप इसके फार्मूला को अपनाइए। और कीन्स ने कहा था
कि जब रिसेशन का मामला हो, जब जब डिप्रेशन का मामला हो, जब इकोनॉमी में बुरी स्थिति हो, जब स्लम्प हो, जब डिमांड नहीं हो, तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि सरकार को बोरो एंड स्पेंड। आप जब यहाँ पर पूरे मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा है, लोगों के पास आमदनी, नौकरी नहीं है। आप पिछले इसमें आप खुद ही बोल रहे थे कि 45 ईयर्स में आज तक का अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा रिकॉर्ड कम कभी देश में नहीं देखा गया। ये पूरे सरकार भी इस बात को मान रही है। देश के तो इस पे ये पॉलिसी से रिलेटेड मामला है। पॉलिसी से ही और नहीं। और नहीं, नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की जो बात कही थी, और हर एक बार 5-6 सेक्टर में निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें हम ये कर रहे हैं, तो उस चीज़ के मद्देनजर आपका क्या सोच है कि फिर इसको क्या उपाय है जो आम आदमी है जो EMI नहीं कर सकता देखिए, है? देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने, अभी मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि दो तरह से आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को समझ सकते हैं। एक तो होता है फिस्कल डेफिसिट, आप बढ़ाते जाइए और सरकार खर्च करे, और एक होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन के जरिए एक्सपेंडिचर करे, माने टैक्स इम्पोज करे। तो सरकार अभी जो कर रही है वो फिस्कल डेफिसिट के थ्रू एक्सपेंडिचर कर रही है, और इसीलिए बेसिकली पब्लिक सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने का जो मुहिम है, प्रभात पटनायक की बात आप कर रहे हैं। प्रभात पटनायक की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, बेसिकली प्रभात पटनायक का ये ओपिनियन है कि आप पब्लिक एसेट्स को बेचे बगैर अगर आप वेल्थ टैक्स इंक्रीज करते हैं, आप जनता के ऊपर ही टैक्स थोपिए और उससे जो कलेक्ट होता है उससे आप एक्सपेंडिचर कीजिए, तो उसका नतीजा ज़्यादा सार्थक होगा देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था पर, न कि आप जो है फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दीजिए और जो पैसा है। असली मुद्दा जो आप इसके पहले जो बात कर रहे थे कि देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी माफी हो जाती है, बड़े बड़े पैसा लेके चले गए, बड़े लोगों का हो जाती है, लेकिन अभी आम लोगों का जब सवाल है, आम लोग इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि 2 करोड़ से नीचे वाले ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जो 2 करोड़ से ऊपर वाला जो लोन है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में तो कहीं कोई दिशा निर्देश, सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। 2 करोड़ से नीचे वाले में बहुत लोग, एजुकेशन का लोन है, EMI का लोन है, लोग अपना जो ड्रीम हाउस लेते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। और कई लोग, मैं एक रिपोर्ट ये भी पढ़ रहा था कि इस दुनिया के अंदर इस कोरोना काल में 7 करोड़ मिडिल क्लास नीचे आ गए हैं, लोअर क्लास बन गए हैं। तो मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है। इंडिया का तो बुरा हाल है, उसमें हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। जो 7 करोड़ मिडिल क्लास पूरे दुनिया से खत्म हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, नहीं नीचे चले गए, वही बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रहे, लोअर चले गए हैं। तो ये से 7 करोड़ लोग चले गए हैं इस एक साल के दौरान, यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 7 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास से जब हम नीचे जाने की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि हमारा स्पेंडिंग करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गया है। एंड बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले गए हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले गए हैं। तो इसमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो है, तो ठीक है भाई, इकोनॉमी की स्थिति खराब है, सरकार भी पैसे कहाँ से लाए, वो बात समझ में आती है, लेकिन इसके साथ साथ जो असली मुद्दा है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर कहना चाहिए था कि ये जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है इस पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए था। जो आपका जो इस मिसमैनेजमेंट है इकोनॉमिक्स का, इसको ठीक कीजिए। अब जैसे शक्तिकांत दास हैं, RBI के गवर्नर हैं, RBI का गवर्नर एक IAS अधिकारी को बना देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक हो सकता है, लेकिन RBI शुद्ध रूप से एक इकोनॉमिक चिंतन की होती, जो शुद्ध रूप से एक इकोनॉमिस्ट है। अब तक का इतिहास रहा है RBI में कि जितने भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने, आप शुरू से ही देख लीजिए, शुरू से ही RBI का पूरा हिस्ट्री देख लीजिए। हमको मनमोहन सिंह से लेकर के बहुत लोग हुए, जालान हुए, रघुराम राजन हुए, सिंह रंगराजन हुए, और तमाम सारे लोग, IG पटेल हुए। तो लेकिन अब तो तमाम ये माहौल ही दूसरा है, अब तो उस तरह के लोग सब हैं नहीं, सब भाग लिए यहाँ से। आप जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए इकोनॉमिक्स को भी समझ रहे हैं, इकोनॉमिक को भी डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं इस पर क्यों मौन है। सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर बोलना चाहिए कि देश में जो गरीब लोग से गरीब होते जा रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, सर्टेन लोगों के हाथ में जो वेल्थ क्रिएट आप कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएटर हैं, आप कहते हैं कि भाई हमको सैल्यूट करना चाहिए वेल्थ क्रिएटर को, लेकिन उस वेल्थ क्रिएटर के पास ही सारा वेल्थ क्यों जा रहा है? ये पूरी दुनिया में ये कैरेक्टर, हिंदुस्तान में तो है ही, हिंदुस्तान में ज़्यादा है। मैं डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहा हूँ भाई। 100 बिलियनायर्स तो अमेरिका के अंदर में है, आपके यहाँ तो 1 या 2 हैं जिनका नाम फॉर्चून 500 में है। उसमें आप बहुत अपने को ताल ठोकते हैं कि भाई हमारे देश के भी 2 लोग हैं उसमें, या 3 लोग हैं, लेकिन
ये बात मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो अच्छी बात है, हमारे देश में बिलियनर है, लेकिन आम पब्लिक जिसकी संख्या ज़्यादा है, मिडिल क्लास जो यहाँ पर 50 करोड़ के आसपास है, जिसको 40 करोड़ से ज़्यादा, 40 से 50 करोड़ के बीच में मिडिल क्लास है, जिस पर सबकी गिद्धे दृष्टि लगी हुई है, पूरी दुनिया के जितने व्यापारी हैं, क्योंकि यही वो वर्ग है जो सामान को तेजी से खरीदता है, कंज्यूम करता है। रूरल मार्केट खास करके इंडिया के लिए, इसीलिए चारों तरफ से कंपटीशन हो रहा है, तुरंत कंपटीशन हो रहा है। इस वजह से आरबीआई को इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोरेटोरियम है इसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए अगर सरकार ये रोना रो रही है 6 लाख करोड़, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब अतीत में जितने भी घोटाले हुए विजय माल्या से लेकर के सब लोग चले गए, चले गए, सबकी जानकारी रहते हुए, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि वो सब पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा आप कहाँ लाएंगे? और जब पब्लिक को देने की बात होती है तो आप रोना रोते हैं, हमारे पास पैसा कम है, बैंक का एसेट कम हो जाएगा। इसमें कैटेगराइजेशन करने की जरूरत थी कि 2 करोड़ के नीचे इसको बांटना चाहिए था। हालांकि सेक्टर वाइज है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि अब इस पे हम ये एक मामला, टेक्निकल मामला है, इस पे हम ज्यादा मोरेटोरियम की अवधि उन लोगों के लिए नहीं बढ़ाई, लेकिन जिन्होंने ज्यादा पैसा ले रखा है, जिसको की जॉब नहीं है, कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, कई लोगों को कि अचानक जॉब चल गया, ईएमआई कहां से देगा? सही बात। अब देख रहे हैं ना, ये मुझे लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो कि जिसका टैक्स भी सरकार तुरंत ले रही है, सैलरी से काट लेती है, तो जो सैलरीड क्लास है उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर कुछ राहत देनी चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं ना कहीं ये हमको लगता है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है। उनके वो वही चीज़ बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ कहा है जो सरकार चाहती थी, और इससे इस फैसले से सबसे ज़्यादा राहत सरकार को मिली, मतलब बैंकर्स जो हैं इंडिया के जितने भी पब्लिसिटी हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। भाई उन्होंने राहत की सांस क्या ली? सरकार ने राहत की सांस ली। सरकार ने राहत की सांस ली कि भाई जो है ठीक है, ये 6 लाख करोड़ रुपया जो है ये हमें अब देना नहीं पड़ेगा। यही है, 6 लाख करोड़ इनका बच गया। अब 6-7 हज़ार करोड़ रुपया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस चीज को देख लिया होगा। सरकार ने कह भी दिया कि हम दे देंगे, वो भी दे देंगे। तो 6 लाख करोड़ और 6,000 करोड़ में बहुत का फर्क है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, और इसको हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस जो फैसला है, ये हमें थोड़ा सा लगता है कि लोअर मिडिल क्लास के फेवर में नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट के फेवर में है। तो मैं समझता हूँ कि सिंधु कुमार झा ने आज एक बहुत ही गंभीर बिंदु की ओर इशारा किया है। बहुत वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मतलब होता है भाई, फैसले का स्वागत हम करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, पुअर मैन, एज एन ऑर्डिनरी मैन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत आप इस तरह से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट को गरीबों के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए था। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यह फैसला सही होने के साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा और गरीबों के लिए कुछ पूर्व अपना कुछ ऑब्जर्वेशन रखती तो हमको लगता है भारत के ज़्यादा अच्छा होता, भारत के लिए अच्छा होता। हाँ। और देखिए, सच बात यही है कि इस देश में अगर कुछ लोग जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी प्रगति होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल, जो अधिकतर जनसंख्या है, वो अगर गरीबी रेखा के चली गई तो फिर आपके इकोनॉमी जीडीपी जीएनपी तो आप आंकड़ा लेते रहिए कि कितना % जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और जीएनपी ग्रोथ हो रहा है। जब तक एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ेगा, नहीं उनसे आप टैक्स भी नहीं देंगे और उनको अपना एसेट भी दे देंगे, तो ये तो वेल्थ क्रिएशन, तो डिस्पैरिटी होगी, समाज में बढ़ता चला जाएगा। और जब समाज में इस तरह की डिस्पैरिटी होगी तो हड़ताल होंगे, आंदोलन होंगे, आत्महत्याएं होंगी, समाज का जो बैलेंस है वो आपका बिगड़ जाएगा। सरकार इस चीज़ को शॉर्ट टर्म में सोच रही है, लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रही है। लॉन्ग टर्म में होगा कि आप वेल्थ टैक्स आप कैटेगराइज कीजिए, कितने बिलियनर हैं और क्या कैपेसिटी है उनकी, उनसे आप लीजिए पहले पैसा उनको। लेकिन जैसे ही आप वेल्थ टैक्स इंक्रीज करेंगे या कुछ करेंगे तो सीधे शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा, तमाम इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगेंगे, सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, इलेक्शन में फंडिंग कहाँ से होगा, ये सब तमाम चिंताएं जो होती है ना सरकार को, किसी भी सरकार को, किसी भी सरकार हो या किसी और सरकार हो, किसी की सरकार हो, तो बैकफुट पर आ ही जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसी कारण से हम लोगों ने सोचा इसके ऊपर में बातचीत करने के लिए, और सिंधु कुमार झा ने कई पक्षों के बारे में बड़ा खुल के बात किया, इसलिए हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सब लोगों को धन्यवाद इस संदेश के साथ देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम बात करते हैं
किसी भी पूर्वाग्रह से हट के बात करने का कोशिश करते हैं। और हम लोग का जो 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 उद्देश्य है वो ये है कि आम लोग, आम रीडर, जो दर्शक, जो देश के सामने जो पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स है उसको देखे और उसको समझे। धन्यवाद। थैंक यू।